बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आप नाज़रीन को याद होगा कि जब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ से अदालती रिकॉर्ड मांगा गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ बानी रहनुमा हैं अकबर एस बाबर, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वह इस तैनाती को, इस नॉमिनेशन को चैलेंज करेंगे। जब स्पीकर साहब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, तो उसके बाद अकबर एस बाबर ने अलन ऐलान इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि अब वो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेंगे। अब अकबर एस बाबर साहब ने जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान किया था कि वो नाअहली के लिए महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ अदालती फ़ोरम से रजू करेंगे, अकबर एस बाबर साहब की तरफ से तो अभी कोई एप्लीकेशन किसी भी फ़ोरम पे कोई नाअहली का रेफरेंस दायर नहीं किया गया। लेकिन आयशा गुलालाई, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी की साबिक़ खातून रहनुमा हैं, साबिक़ रुकन असम्बली हैं, उनकी पार्टी के एक साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं वहीद कमाल, उन्होंने अचकज़ई के ख़िलाफ़ नाअहली का जो रेफरेंस है वो स्पीकर अय्याज़ सादिक साहब के ख़िलाफ़ जमा करवा दिया है, स्पीकर अय्याज़ सादिक के पास जमा करवा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाअहली का जो रेफरेंस अचकज़ई के ख़िलाफ़ स्पीकर साहब के ऑफिस में जमा करवाया गया है, इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद नाज़रीन ये बताई गई है कि अचकज़ई साहब ने कोई दिसंबर के महीने में एक स्पीच की थी, एक ख़िताब किया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, एमरजेंसी लगा के गवर्नर राज का इतलाक़ किया गया, नफाज किया गया, तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का हर शहर जो है उसको डी चौक बना देंगे। दूसरी वजह इस रेफरेंस में ये बयान की गई है कि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से ये स्टेटमेंट भी दिया गया कि अफ़गानिस्तान जो है हमारा भाई है, और अचकज़ई के ख़िलाफ़ रेफरेंस में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो लिहाजा इस किस्म के जो बयानात हैं महमूद खान अचकज़ई के, जिन्हें अपोजिशन लीडर बनाया गया है, ये मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा इस किस्म के बयानात दे के वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो रुकन असम्बली नहीं रहे। और ये रेफरेंस जो कि स्पीकर साहब के ऑफिस में जमा करवाया गया है वहीद कमाल की जानिब से, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ गुलालाई की जानिब से, इसमें स्पीकर साहब से कहा गया है कि आप 30 दिन के अंदर, जो कि एक आइनी मयाद है, इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन के पास भेजें, फॉरवर्ड करें, और इलेक्शन कमीशन फिर अचकज़ई के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करें। अब बज़ाहिर देखने में जो इसमें बुनियाद बनाई गई है अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के ख़िलाफ़, ये एक कमज़ोर रेफरेंस नज़र आता है। अब देखते हैं कि ये रेफरेंस स्पीकर साहब फारवर्ड करते हैं, फारवर्ड नहीं करते। अगर फारवर्ड होता है तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान, उनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था, और उस रेफरेंस को लेके जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था कि सुहेल सुल्तान रुकन कौमी असम्बली, इनके ख़िलाफ़ जो नाअहली का रेफरेंस भेजा गया है ये काबिल समात है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पे समात करने के बाद, प्रोसीडिंग करने के बाद, वकला के दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया था कि रेफरेंस सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ काबिल समात है, और फर्दर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब पहली समात हुई, मेंटेनेबल उस रेफरेंस को करार देने के बाद बाबर अवान साहब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन की कोर्ट को ये बताया गया था कि बाबर अवान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने आइंदा तारीख तक सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ जो नाअहली की कार्रवाई थी, रेफरेंस पर जो प्रोसीडिंग थी, उसको एडजर्न कर दिया था। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की ये जो विकेट निशाने पे आई थी, फ़िलहाल ये विकेट गिरने से बच गई है, या जो ख़तरा नज़र आ रहा था क्लीन बोल्ड होने का, वो ख़तरा टल गया है। हुआ नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रेफरेंस को काबिल समात करार देने का ऑर्डर किया गया, उसे बैरिस्टर गौर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। आज आईनी अदालत का 2 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, और दूसरे जो रुकन थे वो जस्टिस रोज़ी खान साहब थे, इस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन अदालत ने सुहेल खान की दरख्वास्त पे, सुहेल सुल्तान की दरख्वास्त के ऊपर समात की, और उसमें दलाइल ये दिए गए
कि देखें ये जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा गया स्पीकर की तरफ से ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है। कानूनी पोजीशन आईनी अदालत के बेंच को ये बताई गई कि जब आप एक मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हो जाते हैं, उसके बाद आपके ख़िलाफ़ को वारंटों की पटिशन तो हाई कोर्ट में या आईनी अदालत में दायर हो सकती है रुकने असम्बली के ख़िलाफ़, लेकिन इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस नहीं भिजवाया जा सकता। रेफरेंस बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि उसी सूरत में किसी भी रुकने पार्लिमान के ख़िलाफ़ या रुकने असम्बली के ख़िलाफ़ आ सकता है जब उसने 63A की वायलेशन की हो, जब उसने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके वोट पोल किया हो। इस सूरत में नाअहली का रेफरेंस आ सकता है। बसूरत दीगर किसी रुकन की जो अहलियत है आप उसे रेफरेंस के ज़रिए चैलेंज नहीं कर सकते। तो बैरिस्टर गौर साहब का कहना था कि जो रेफरेंस फाइल हुआ स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ और स्पीकर साहब ने इस रेफरेंस को फॉरवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन के पास, ये अख्तियार था ही नहीं और इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई अख्तियार नहीं कि इस रेफरेंस के ऊपर प्रोसीडिंग कर सके, कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। जिस पर आईनी अदालत ने किया ये है, क्योंकि एक आईनी सवाल सामने आया है, एक कानूनी नुक्ता उठाया गया है, तो आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने एक तो इलेक्शन कमीशन को सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई करने का हुक्म दे चुका है, फैसला दे चुका है, वो कार्रवाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आईनी अदालत इस अपील का फ़ैसला नहीं करेगी, इस दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करेगी। तो आईनी अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सुहेल सुल्तान साहब हैं, फ़िलहाल जो अंदाज़े, जो पेशगोइयाँ या जो दावे लगाए जा रहे हैं कि ये विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़तरे में पड़ गई है, फ़िलहाल तो वो ख़तरा टल गया है, लेकिन इल्ज़ाम क्या है? जैसे मैंने कहा कि अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया है उस पर इल्ज़ाम या बुनियाद क्या बनाई गई है? सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसकी बुनियाद ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, यानी KP हुकूमत के लॉ ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर थे। और जब उन्होंने ये अहदा छोड़ा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का, तो इन्होंने 2 साल का गैप देना था। 2 साल का वक्फा करके, गैप दे के ये रुकने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन इनकी तरफ से 2 साल का गैप नहीं दिया गया और 2 साल की पाबंदी के दौरान उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। तो लिहाजा ये आइनी तौर पे रुकने असम्बली बनने के अहल ही नहीं थे, क्योंकि 2 साल की पाबंदी इन्होंने पूरी नहीं की। अब इस पे जो PTI के रहनुमा हैं सुहेल सुल्तान साहब, उनका ये कहना है कि मेरी 2 साल की कानूनी मयाद पूरी है। जिस बंदिश, जिस पाबंदी की बात की जा रही है, मैंने 2 साल पूरे किए, 2 साल के बाद मैंने जाके इलेक्शन लड़ा है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ख़िलाफ़ आईनी अदालत ने नोटिस ले के फरीकैन को समन भी कर दिया है, उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। तो देखते हैं इस केस से क्या निकलता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई कार्रवाई ऐसी, मतलब एडवर्स कार्रवाई जिसमें रुकनीत चली जाए या बतौर रुकने असम्बली काम करने से रोक दिया जाए, ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि अदालतों की बात हो रही है, वकीलों की बात हो रही है, तो इमाम ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा, जिन्हें हफ्ते के रोज़ जज अफजल मंजूका साहब ने कन्विक्ट किया, 17 साल की सज़ा सुना दी, 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और पेनल्टी भी साथ में कि अगर आप जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 3.5 साल मज़ीद आपको जो है वो जेल में काटना पड़ेंगे। अब मंजूका साहब के इस फैसले पर वकला की जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया था। अब इस हड़ताल से मुतल्लिक डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में एक मुकदमा था, सिविल नेचर का केस था, जिसमें वकील कैसर अब्बास साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि वकला आज स्ट्राइक पे हैं, वकला को गिरफ़्तार किया गया है, तो लिहाजा इस केस को प्रोसीड ना करें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उस वकील कैसर अब्बास साहब से पूछा कि वकला हड़ताल पे क्यों हैं, और साथ में सरफराज डोगर साहब ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि वकला हड़ताल पे हैं, मेरी अदालत में तो तमाम वकला पेश हो रहे हैं, ना सिर्फ पेश हो रहे हैं बल्कि अपने केसेस को आर्गू भी कर रहे हैं, तो ये कौन सी हड़ताल है और क्यों हड़ताल की गई है? तो वकील साहब ने बताया कि चूँकि वकला को गिरफ़्तार किया गया है, 2 वकला रहनुमाओं को, इसलिए ये हड़ताल की गई है। तो सरफराज डोगर साहब ने पूछा अब कौन से वकला को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर वकील कैसर अब्बास साहब ने बताया कि इस केस में जो सेक्रेटरी बार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मंजूर जजा साहब ने पेश होना था,
लेकिन चूंकि हड़ताल है, मैं उनकी जगह पे पेश होकर अदालत को इंटीमेट, अदालत को आगाह कर रहा हूँ वकला की हड़ताल से मुतल्लिक। और फिर उन्होंने अदालत को ये बताया कि ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्टा को गिरफ़्तार किया गया, जिसकी वजह से वकला आज स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। जिस पे सरफराज डोगर साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या आप ईमान को और हादी चट्टा को वकील समझते हैं। यानी सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ईमान और हादी चट्टा की जो वकालत है या वकालत का जो लाइसेंस है उस पर वो सवाल कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे। लेकिन साथ में फिर सरफराज डोगर साहब ने यह भी कह दिया कि अगर आप उनको वकील समझते हैं, ईमान मिज़ारी को और अली हादी अली चट्टा को, तो फिर आप ऐसा करें, मेरे चैम्बर में आ जाएं। मेरे चैम्बर में आके आप इस मामले पे इजहार राय कर सकते हैं। अब ये जो रिमार्क्स हैं सरफराज डोगर साहब के, इन रिमार्क्स को लेके बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या दोनों रहनुमा जो कि गिरफ़्तार हुए, ईमान मिज़ारी, अली हादी चट्टा, क्या वाकई वो वकील नहीं थे? अगर वकील नहीं थे तो अब तक कैसे अदालतों में पेश हो रहे थे? और अगर वो वकील हैं, जो कि वो वकील हैं, तो फिर सरफराज डोगर साहब ने ये रिमार्क्स क्यों दिए? ये रिमार्क्स देने का मकसद क्या था? क्या ये मैसेज कन्वे करना था कि ठीक है, अगर दो वकला रहनुमा गिरफ़्तार हुए हैं तो उस पर आपको चैम्बर में आके बात करनी चाहिए, वकला को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? तो सरफराज डोगर साहब के जो रिमार्क्स हैं ये सोशल मीडिया पे बड़े वायरल भी हो रहे हैं और इस पे बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं, बड़े सवालात भी किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो T20 वर्ल्ड कप का मामला है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश को तो T20 वर्ल्ड कप से फारिग कर दिया है ICC ने, और ICC पे इंडियन लॉबी का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गलबा है, कंट्रोल है। बांग्लादेश को निकाल के स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होनी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और इस मुलाकात में तय होना है कि जो बांग्लादेश के साथ किया गया वर्ल्ड कप से उसको निकाल दिया गया। हालांकि बांग्लादेश का ये कहना था कि उनके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका न्यूट्रल मकाम पे मुंतकिल किया जाए, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम नहीं भेज सकते अपनी टीम इंडिया में मैच खेलने के लिए। कल जैसे शेख हसीना वाजिद ने खिताब किया इंडिया में, उस पर भी बांग्लादेश के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें शेख हसीना वाजिद ने कहा कि जो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए। तो कल के ये जो इजाज़त इंडियन गवर्नमेंट ने शेख हसीना वाजिद को दी खिताब करने की, इस पर बांग्लादेश की हुकूमत सरापा एहतजाज है और दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी जो है मज़ीद बढ़ चुकी है। तो आज जो मुलाकात होनी है इसमें दो ऑप्शन हैं। मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात होनी है इसमें दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत का बायकॉट कर दे। एक तो ये ऑप्शन है जो कि डिस्कस होना है। दूसरा ऑप्शन जो कि लगता है कि उसी ऑप्शन की तरफ पाकिस्तान जाएगा, अभी हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, मुलाकात होनी है मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आज़म से। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि चूँकि ICC पे भारत का गलबा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ICC को कंट्रोल करता है और ये पूरा एक नेक्सस है, मुबैना तौर पे गठजोड़ है। तो पाकिस्तान का जो 16 फरवरी को या 15 फरवरी को भारत के साथ जो T20 मैच है कोलंबो में, प्रेमदासा स्टेडियम में, पाकिस्तान हो सकता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ वो मैच ना खेले, उस मैच को खेलने से पाकिस्तान इनकार कर दे। तो देखते हैं, इन दो ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन अगर कोई आता है तो फिर तो वो क्या हो सकता है। तो बहरहाल ये आज बड़ा फ़ैसले का जो इम्कान है। बाकी आज पाकिस्तान की नाज़रीन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तेज़ी देखी गई है। 100 जो इंडेक्स है उसमें वो बढ़ के 1,90,455 पॉइंट्स की सतह को जो है वो आज अबूर कर गया था। और कारोबारी हफ्ते का जो आज आगाज़ हुआ है पीर के दिन स्टॉक एक्सचेंज में, वो 1288 पॉइंट की शानदार तेज़ी के साथ हुआ है। तो स्टॉक एक्सचेंज में तो तेज़ी देखी जा रही है, कारोबार में तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो मईशत की जो बेहतरी है, जो आसार दिखाई दे रहे हैं, इसके ट्रिकल डाउन जो इफ़ेक्ट है आवाम तक कब पहुँचेंगे। आवाम मईशत में जो बेहतरी हो रही है, आवाम इस फ़ायदे से, इस बेहतरी से कब मुस्तफ़ीद होंगे। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।